सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 36, and it is for class 9th students. It has taken from the subject Social Science Economics, chapter number 3, Poverty as a Challenge, and we will discuss part 3 in this worksheet. और आप सब तो अवेयर ही है ना कि इससे पहले की जो वर्कशीट्स थी यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें हमने ये जाना था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी और वो कौन कौन से सोशल ग्रुप्स हैं जो इससे इम्पैक्टेड हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं, इनसिक्योर्ड ग्रुप्स कौन कौन से हैं, सोशल एक्सक्लूजन किसे कहते हैं, इनसिक्योरिटी की फीलिंग किसे कहते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। Removing poverty has been a major objective of India's development strategy। यानी जो इंडिया की जो डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी का मेजर ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इस पॉवर्टी को किसी तरीके से हमने रिमूव करना है। देयर आर 2 types of measures और प्रोग्राम्स being run by the government for this। और गवर्नमेंट जो है 2 तरीके के मेजरमेंट या प्रोग्राम जो है वो चला रही है, किस लिए? इस पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। फर्स्ट इज प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द सेकेंड वन इज टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। यानी सबसे पहली बात तो ये कि इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रमोशन दी जाए, उसको बहुत प्रमोट किया जाए ताकि ये पॉवर्टी रिड्यूस हो पाए। और फिर जो दूसरा है वो कि टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि हमें उस ग्रुप पर ही काम करना है जो रियलिटी में इस पॉवर्टी से इम्पैक्टेड है, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। तो फर्स्ट इज देयर वाज नो इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द 30-year पीरियड अंटिल द अर्ली 1980s। और ये तो हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था कि 1980s तक जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बहुत स्लो थी। इसलिए क्या हुआ कि जो पर कैपिटा इनकम है उसमें भी कोई खास चेंज नहीं आया। पॉवर्टी रिमेन 45% फ्रॉम द 1950s अंटिल द अर्ली 1980s। यानी 1950 से 1950s से 1980s तक जो पॉवर्टी थी वो 45% रिमेन बनी ही रही। सिंस द 1980s इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और हालांकि जो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली कंट्री में से एक थी। द हाई रेट ऑफ ग्रोथ हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। देखिए यहाँ पर अब एक और बात बताई गई है कि जैसे जैसे ग्रोथ में इंक्रीमेंट होती है यानी हाई रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? There is a deep and direct connection between economic growth यानी कि डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जो डेवलपमेंट है उसमें और पॉवर्टी रिडक्शन में, इन दोनों में डीप और डायरेक्ट कनेक्शन है। कैसे? इकोनॉमिक ग्रोथ ब्रॉडन्स opportunities and provides the necessary resources for the investment in human development। कहने का मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ती है तो वो क्या करती है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी को भी ब्रॉडन कर देती है, बहुत ज़्यादा कर देती है। और ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट के लिए जो नेसेसरी रिसोर्सेज होते हैं उनको प्रोवाइड कराती है। इट encourages people to send their children to school in the hope of getting more economic returns from investment in education। और देखिए ना कि इस उम्मीद में लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मोटिवेट होते हैं कि इससे उन्हें और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा
ताकि मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर वो इस बात से मोटिवेट हो जाते हैं कि अगर वो स्कूल भेजते हैं यानी अपना जो पैसा है वो बच्चों की एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें इन फ्यूचर जो उसका रिटर्न है वो उससे भी कहीं ज़्यादा मिलेगा. The second program is, or the second measurement by the government is targeted anti-poverty program. यानी कि उन ग्रुप्स को टारगेटेड करके एंटी पावर्टी प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिन्हें वास्तव में इनकी ज़रूरत है. और इसमें जो सबसे पहला एंटी पावर्टी प्रोग्राम है और जो मेन प्रोग्राम है विच इज़ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लानिंग है, प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा भी कहते हैं. तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005 मनरेगा इज टू प्रोवाइड वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर एवरी हाउस होल्ड फॉर एटलीस्ट 100 days टू सिक्योर लाइवलीहुड इन द रूरल एरियाज. तो इसका जो मेन एम है मनरेगा का वो ये है कि जो ग्रामीण इलाके, जो गांव के इलाके हैं, वहाँ पर हर घर में कम से कम 100 दिनों के लिए जो उनको ऐसा एम्प्लॉयमेंट, ऐसा रोजगार प्रोवाइड कराया जाए जिससे उनका जीवन स्तर, जो उनका जीवन है वो सुरक्षित हो जाए, उनका जो आय का स्तर है वो सुरक्षित हो जाए. इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज to help sustainable development and measures were taken to avoid problems like drought, deforestation and soil erosion. और इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि सस्टेन मतलब इसके साथ कि उनको एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड कराया ही जा रहा है लेकिन इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जैसे ड्रॉट होता है या डिफॉरेस्टेशन के कारण जो है गांव छोड़ के जाना पड़ जाता है या सॉइल इरोजन के कारण भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इन सब को भी इनमें सहायता पहुंचाना इस जो प्लान है, ये जो प्रोग्राम है, इसका ऑब्जेक्टिव है. अंडर द मनरेगा स्कीम 1/3 of the employment has been secured for women. और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो जितना भी एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी उसमें से 1/3 जो है वो विमेंस के लिए सिक्योर्ड होगा. इन मार्च 2018 द वेज रेट for unskilled workers in various states has been revised from 168 rupees to 281 rupees. और देखिए सरकार ने तो बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि मार्च 2018 में क्या किया, जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं यानी जिन्हें कोई टेक्निकल वर्कर नहीं आता उनको, वो उन वर्कर्स के लिए क्या किया कि जो उन्हें 168 रुपीज़ पर डे वेजेस मिलते थे उसको रिवाइज करके 281 रुपीज़ किया गया. फॉर दिस the central government and the state governments will set up the employment guarantee fund. और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों ही एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड को सेटअप करेंगे. अंडर द प्रोग्राम if the applicant is not provided employment within 15 days then he will be entitled to daily unemployment allowance. और इसमें एक और ख़ास बात ये भी है कि यदि जो गवर्नमेंट है वो 15 डेज में एम्प्लॉयमेंट किसी भी एप्लीकेंट को प्रोवाइड नहीं करवा पाती तो वह व्यक्ति डेली एम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए हकदार होगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए हकदार होगा, यानी उसको गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड कराएगी. द नेक्स्ट प्रोग्राम इज द नेशनल फूड फॉर फूड प्रोग्राम. यानी इसमें थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है कि इसमें इसका मतलब ये है कि काम के बदले अनाज है, ये फूड फॉर वर्क है, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है कि द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इज फॉर ऑल रूरल पुअर हु नीड टू वर्क ऑन वेजेस एंड हु आर विलिंग टू डू अनस्किल्ड फिजिकल वर्क. देखिए जो ये वाला प्रोग्राम था नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इसका जो मेन एम है वो यही है कि जितने भी गांव में जो बिल्कुल पुअर लोग हैं जिनको कि काम की बहुत ज़रूरत है और वो अनस्किल्ड फिजिकल वर्क करने के लिए भी तैयार हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना इस प्रोग्राम का मेन एम है. द नेक्स्ट प्रोग्राम इज द प्रधानमंत्री रोजगार योजना, launched in 1993, aims
to generate self-employment opportunities for educated unemployment youth in रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो कि 1993 में लॉन्च किया गया। और इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है रूरल एरिया और स्मॉल टाउन्स में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लोग हैं, यूथ पर्सन्स हैं, उनमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट कराना, उनको मोटिवेटेड करना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए। दे आर असिस्टेड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज, और उनको छोटे छोटे काम धंधे में, बिजनेस को सेटअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की जाती है इस प्रोग्राम के अंडर में। एंड द नेक्स्ट प्रोग्राम इज़ द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी इसका मतलब है हिंदी में तो हम इसको ग्राम स्वरोजगार योजना बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया 1995 में, और इसका जो मेन एम था, एम्स टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स, यानी छोटे शहरों में और गाँव के एरिया में लोगों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर को क्रिएट करना इस प्रोग्राम का मेन एम था। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, वॉज स्टार्टेड इन 1999। इसका मतलब एक और प्रोग्राम और लॉन्च किया गया गवर्नमेंट की तरफ से 1999 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नाम से भी हमें कुछ चीज़ों का पता चल रहा है कि स्वरोजगार यानी लोगों को मोटिवेट करना कि अपना खुद का काम धंधा करना। The purpose of this program is to organize aided poor families into self-help groups and bring them above the poverty line by combining bank credit and government subsidy। देखिए, ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें ना केवल किसी एक व्यक्ति को बल्कि पूरे ग्रुप को गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज बैंक लोन प्रोवाइड किया गया। इसका मतलब क्या था कि इसमें सबसे पहले जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं, जो रूरल एरिया की पुअर फैमिलीज़ थी, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में पहले ऑर्गेनाइज किया जाता है। जब वो एक अपना ग्रुप बना लेते हैं तो उसको देख के बैंक भी इन्हें जो लोन दे देता है, और साथ साथ इन्हें गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है ताकि ये अपना लाइफस्टाइल, जो इनका एक लाइवलीहुड है, वो ऊंचा उठ सके और ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ सके। एंड द लास्ट प्रोग्राम इज अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नाम से भी समझ में आता है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का मतलब ग्राम जो रूरल एरिया हैं उनकी प्रोग्रेशन की जाए, उनको अपग्रेड किया जाए। तो इसमें मेन एम जो था वो था कि एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू स्टेट्स फॉर बेसिक फैसिलिटीज लाइक प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इसमें क्या किया गया, इसमें जो गांव को, जो भी गांव हैं पुराने बिल्कुल पिछड़े गांव हैं, उनको उनके लिए स्टेट्स को सेंट्रल असिस्टेंस दी गई कि उस गांव में, किसी भी उस गांव में जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे हेल्थ की या एजुकेशन की या शेल्टर की या ड्रिंकिंग वाटर की, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की और इलेक्ट्रिफिकेशन की, जिन को ज़रूरत है, तो उसे इस प्रोग्राम के अंडर में उस गांव को जो है अपग्रेड किया गया। एंड द लास्ट प्रोग्राम इज अंत्योदय अन्न योजना, इज अ स्कीम फॉर द वेरी पुअर। और ये पेपर में भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AAY, दैट इज़ अंत्योदय अन्न योजना। ये बहुत ही जो गरीब लोग हैं उनके लिए स्कीम ये है। तो ये जो अभी हमने ऊपर प्रोग्राम डिस्कस किए, इसका सबसे अच्छा इसको समझने का तरीका, इसको लर्न करने का तरीका क्या है कि आप एक टेबल बना लीजिए जिसमें पहले आप जो है प्रोग्राम का नेम ऑफ द प्रोग्राम लिख लीजिए, फिर वो लॉन्चिंग ईयर उसका लिख लीजिए सेकंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में उसका पर्पस लिख लीजिए। अगर आप एक ऐसे टेबल बना के काम करते हैं तो आपको समझने में भी आसानी होगी, और अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप बहुत आराम से लिख पाएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्यूचर चैलेंजेस, यानी फ्यूचर में हमारे सामने और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं जो कि जैसे कि ये पॉवर्टी है उसी की तरह इतनी बड़ी हो जाएंगी, ताकि हमें इसलिए आज ही उनको इरेडिकेट करने की ज़रूरत है। पॉवर्टी हैज़ सर्टेनली डिक्लाइंड इन इंडिया, ऐसा नहीं कि पॉवर्टी कम नहीं हुई, थोड़ा बहुत उसमें गिरावट आई है, बट डिस्पाइट प्रोग्रेस इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज़ द वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट
कंपेलिंग चैलेंजेस। इसका मतलब ये है कि बजाय इसके कि प्रोग्रेस आने की या पॉवर्टी मतलब इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आने की, तो इंडिया का जो सबसे मेन चैलेंज जो है वो यही है कि इस पॉवर्टी को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। There is a wide disparity in poverty in rural and urban areas and in various states। और आपको बताऊं कि ये जो पॉवर्टी है इसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, चाहे आप किसी रूरल एरिया में जा रहे हैं या अर्बन एरिया में जा रहे हैं, स्टेट्स में भी बहुत सारे वेरियस स्टेट्स में ये जो पॉवर्टी का लेवल है, ये टाइप जो है पॉवर्टी का, ये बहुत ज़्यादा अलग अलग है। Eradication of poverty in the country will only be possible through high economic growth, that is development। और अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने अभी ये समझा कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ यानी डेवलपमेंट की ग्रोथ, डेवलपमेंट रेट को बढ़ा देते हैं तो यही एक पॉसिबल कॉज है, पॉसिबल मेजरमेंट है जिससे कि पॉवर्टी थोड़ा बहुत कम होना शुरू हो जाएगी। सेकेंड इज फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सभी को प्राइमरी एजुकेशन फ्री कर दी जाए और सभी को उसको करने के लिए मोटिवेट किया जाए। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे इंडिया के लिए। अगर इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ये जो पॉवर्टी वाली समस्या है इसको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अगर हम वीमेन को और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, अगर हम उनको एम्पावरमेंट दें, उनको हर काम में आगे लाएं, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करवा पाएँ, तो इससे भी हमारे इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी पॉसिबल है। Poverty refers to an appropriate standard of living rather than a minimum standard of living। तो जो ये है कि भाई हमें यहाँ ये दे रखा है कि जो पॉवर्टी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि केवल एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही हम रखें, बल्कि एक अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पॉवर्टी रेफर करती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ poverty should extend to human poverty। A large number of people may be able to get their food, but do they have education, home, healthcare facilities, employment security, confidence and respect? हम ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग हो सकता है कि अपने जो खाने को, अपने भोजन को जो जुटा पाने में पॉसिबल हो सकते हैं, यानी वो कर सकते हैं, लेकिन क्या केवल यही ज़िंदगी है? क्या वो एजुकेशन, होम, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ या एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी या कॉन्फिडेंस या रिस्पेक्ट को भी जो है कमा पाते हैं या मतलब उसको प्राप्त कर पाते हैं? आर दे फ्री फ्रॉम द कास्ट एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन? क्या वो कास्ट और जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है उससे ऊपर उठ पाए हैं? तो कहने का मतलब ये है कि केवल और केवल अपने फूड को जो है प्राप्त करना, अपने भोजन को ही प्राप्त कर लेना, ये लिविंग नहीं है, ये लाइफ नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी भी एक असेंशियल थिंग्स हैं, जैसे एजुकेशन, होम, हेल्थ केयर है, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी है, कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट है, या जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये चीज़ें भी हैं। हमें इसको भी प्राप्त करना है ताकि हमारी स्टैंडर्ड लिविंग, हमारा लाइफ स्टैंडर्ड अपग्रेड हो पाए। The definition of poverty also changes with development, यानी जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है वो डेवलपमेंट के साथ साथ चेंज भी होती है। सो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज़ ऑलवेज अ डायनेमिक गोल, यानी इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी को हमेशा एक इम्पॉर्टेंट गोल समझना चाहिए कि हमें इसे ख़त्म करना है। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड जेंडर इक्वालिटी एक्सेट्रा टू ऑल विद रिस्पेक्ट लाइक मेजर चैलेंजेस विल बी आर गोल्स। इसका मतलब ये है कि ये तो जो पॉवर्टी को इरेडिकेट करना तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ सभी को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, या फिर जेंडर इक्वालिटी जैसी चीज़ों को सबको रिस्पेक्ट के साथ प्रोवाइड कराना, ये चैलेंजेस भी हमारे फ्यूचर चैलेंजेस हैं। तो हमें पॉवर्टी को तो इरेडिकेट करना ही करना है, साथ में ये जो अभी अभी हमने बात की इसको भी
सभी लोगों तक पहुंचाना है, सभी लोगों को प्रोवाइड करना है, तभी शायद ये हमारा इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी का गोल और जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं उनके ऊपर हम कंट्रोल कर पाएंगे. सो नाउ दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट. नाउ वी आर गोइंग टू आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन. First question is, which two types of measures are being taken by the government to overcome poverty? The answer is, two types of measures are being taken by the government to overcome poverty. First is promotion of economic growth and the second is targeted anti-poverty program. Question number 2 is, how is poverty affected by economic development? Answer is, there is a deep and direct connection between economic growth and poverty alleviation. Economic growth broadens opportunities and provides the necessary resources for investment in human development. It encourages people to send their children to school in the hope of getting more economic return from the investment in education. Third question is, what are the objectives of Manrega program? The objective of Mahatma Gandhi National Rural Employment Act 2005 Manrega is to provide wage employment for every household for at least 100 days to secure livelihood in rural areas. Its objective was to help sustainable development, and measures were taken to avoid problems like drought, deforestation and soil erosion. And the fourth question is, what are the benefits of self-employment scheme for youth? Answer is, self-employment is promoted in youth through self-employment scheme. They are assisted in setting up small businesses and industries. Its purpose is that people can start small businesses in rural, urban or urban areas, while on the one hand they can make a means for their livelihood, while by employing 2 to 4 people in it they can also make a living. इसका मतलब ये है कि इसके क्या बेनिफिट हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के. उसका मतलब ये है कि ये गाँव में और छोटे छोटे शहरों में लोगों को मोटिवेट करते हैं और स्मॉल बिजनेस सेटअप करने में इस प्रोग्राम के जरिए मदद करते हैं. तो इसका मेन एम ये भी है कि लोग तो अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाए हैं इसको करके, बल्कि अपने इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से में 2-4 लोगों को लगा के उनकी ज़िंदगी भी अच्छी बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू ओवरकम पॉवर्टी? आप क्या सोच सकते हैं कि पॉवर्टी पर ओवरकम किया जा सके, उसे ख़त्म किया जा सके? ऐसे कौन से मेजर्स हैं? तो आंसर इज, मेजर्स टू ओवरकम पॉवर्टी. फर्स्ट इज, पॉवर्टी कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. यस. And the second one is, comprehensive emphasis should be given on a free primary education. अगर हम प्राइमरी एजुकेशन पर ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे तो इससे भी पॉवर्टी पर हम ओवरकम कर सकते हैं. थर्ड इज, प्रोवाइड सुटेबल medical facilities for family planning in rural areas so that the population growth rate can be reduced. अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर फैमिली प्लानिंग इन रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करा सकें तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम की जा सकती है. फोर्थ इज, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एंड पीपल बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन द सोसाइटी. उनको आगे बढ़ाया जाए. और फिफ्थ इज, अवेयरनेस एंड मोटिवेशन शुड बी गिवन टू द पीपल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. And the last question, question number 6 is, along with the raising food and accommodation, what are the things that you will give importance to? तो इसका मतलब है कि केवल घर और भोजन जुटाने के अलावा ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप इम्पोर्टेंस देना चाहेंगे? तो along with the raising food and accommodation, requirements like education, healthcare facilities, security of employment, self-confidence and respect are also important in person's life, because only by raising food and accommodation the standard of living of the person is not good. Instead the person's development is possible only by fulfilling the above requirement. कहने का मतलब ये है कि केवल जीवन में फूड को या अकोमोडेशन को जुटाना ही लाइफ नहीं है, इससे हमारी लाइफ अच्छी नहीं होती, बल्कि जो बातें अभी हमने ऊपर की कि एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों से एक जो पर्सन होता है उसकी डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकती है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट.
अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर और बहुत ही मेहनत से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।